A very good morning to all of you students. Welcome to the psychology class. Students, our syllabus is completed and we are continuing the revision. Okay, we started chapter 1's revision. Okay, and we had understand the concept of individual differences, then concept of psychological attributes. So many types of psychological attributes, the domains of psychological attributes. After that, so many methods of psychological so many methods to assess the psychological attributes. ठीक है, जिसमें हमने केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और भी बहुत सारे मेथड्स अंडरस्टैंड किए. आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय जो है कि गार्डनर. उसके बाद हमने उसके दो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस जिसके थ्रू हम इंटेलिजेंस को स्टडी करते हैं वो अंडरस्टैंड किया, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड द स्ट्रक्चरल अप्रोच. एंड वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल अप्रोच. ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में 4 थ्योरीज थी, यूनिफैक्टर थ्योरी, देन द 2 फैक्टर थ्योरी और उसके बाद थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी एंड एक और थ्योरी थी हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जेपी गिलफोर्ड का जो था. ये सारी थ्योरीज हमने अंडरस्टैंड की इन दी स्ट्रक्चरल अप्रोच या साइकोमेट्रिक अप्रोच. ठीक है, आफ्टर दैट वी आर कंटिन्यूइंग द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में हमने फर्स्ट थ्योरी डिस्कस की थी विच इज द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर. ठीक है, सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. ठीक है, वहां से कंटिन्यू करते हैं हम लोग. सो द टॉपिक इज ठीक है. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में हमने पहली थ्योरी डिस्कस की मल्टीपल इंटेलिजेंस. ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो किसने लिया था, हॉवर्ड गार्डनर. थ्योरी थी. तो हॉवर्ड गार्डनर ने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताए थे. लिस्ट आउट इट. फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, next is spatial, next is musical, bodily kinesthetic, and next is interpersonal, intrapersonal, and the last one is naturalistic. सो ये 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताया था हॉवर्ड गार्डनर ने. दे बिलीव दैट कि जो इंटेलिजेंस है वो एक यूनिटी में एक एंटाइटी नहीं है बल्कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करते हैं इन वन इंटेलिजेंस एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस हैं और बट डेफिनेटली जब कोई प्रॉब्लम आती है तो दे वर्क टुगेदर. ठीक है, एक साथ कलेक्टिव वे में किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस के को ये फाइंड आउट करते हैं. व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम तो वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, सो दिस इज थ्योरी विच एक्सप्लेन द multiple intelligence. Okay, now the next theory in the information processing approach is the triarchy theory. Triarchy theory which is given by Robert Sternberg. ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये थ्योरी प्रपोज की थी.
ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इन 1985 ये थ्योरी प्रपोज की एंड इनके अकॉर्डिंग ये जो ट्रायरार्की थ्योरी है इसमें इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, उसके बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है. द टर्म्स आर इसमें बेसिक assumption of theory of intelligence based on information processing approach, and information processing theories describe the processes people use in intellectual reasoning and problem solving. So the major focus of these theories are on how an intelligent person act. Definitely this ये भी theory भी information processing approach के अंडर कंसीडर होती है. That's why ये भी human intelligence के processing पे फोकस करती है कि how the intellectual person are basically act. ठीक है, किस तरह से वो act करता है, intellectual decisions किस तरह से लेता है, उस process पे फोकस करती है. And they emphasis studying cognitive functions underlying intelligence behavior. ठीक है, इन्होंने cognitive part पे फोकस किया कि कौन से cognitive functions होते हैं जो कि किसी individual के intellectual behavior के लिए responsible होते हैं. And hierarchy theory of intelligence by Robert Sternberg and past model of intelligence by J.P. Das and Jack Nilgiri and Carby are representative theories of information processing approach. ठीक है, ये जो 3 theories है ये तीनों ही इसकी कैटेगरी में आती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के. ठीक है, एंड इन्होंने जो एक्सप्लेन किया इंटेलिजेंस को इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटी टू अडैप्ट, टू शेप and select environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture. ठीक है, स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि ये एक एबिलिटी है जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर रहे हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग शेप कर रहे हैं. ठीक है, शेप कर रहे हैं या हम सेलेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को. ठीक है, किसके लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, या अपने सोसाइटी और कल्चर को मेंटेन रखने के लिए, उसे जो है कि डेवलप करने के लिए. ठीक है, सो डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने सोसाइटी और अपने कल्चर के लिए हम एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर रहे हैं, उसे शेप करते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम यूज करते हैं, डिफरेंट मैनिपुलेशंस हम यूज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ. दिस एबिलिटी इज बेसिकली नोन एज इंटेलिजेंस. ठीक है, ये एक्सप्लेन किया था स्टर्नबर्ग ने. एंड 3 बेसिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, इसमें जो 3 बेसिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने बताया, फर्स्ट वन इज कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं. सेकेंड इज एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एंड द थर्ड वन इज द कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो इन्हें 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक्सप्लेन किया था. First is componential intelligence. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जो कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं. एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी इसको कहते हैं. अब इस पे देखो 3 कंपोनेंट इन्होंने बात की है, इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, कौन कौन से हैं, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कंपोनेंट and the last one is performance component. ठीक है, सेकेंड जिस टाइप की इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है, विच इज नोन एज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस जिसे हम और क्या कह सकते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. So he proposed the basic 3 type of intelligence: componential intelligence, which is also known as analytical, and experiential, जिसे हम creative intelligence कह रहे हैं, या contextual यानी जो practical intelligence है.
ठीक है। सो और जब इन्होंने कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस की बात की तो डेफिनेटली इन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए जिसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया गया। दीज कंपोनेंट्स आर नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ठीक है। सो नॉलेज एक्विजिशन में वो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस बेसिस पे हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। सो द कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। सो नॉलेज एक्विजिशन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। किस वे में हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, उसका एक्विजिशन कर रहे हैं, दिस इज एक्सप्लेन थ्रू दी नॉलेज एक्विजिशन। नाउ मेटा और द हायर ऑर्डर कंपोनेंट जो कि प्लानिंग और कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, ठीक है। जो प्लानिंग पार्ट है हमारा, हायर ऑर्डर प्रोसेसिंग है ये। तो मेटा कंपोनेंट में जो इंफॉर्मेशन जो एक्विजिशन हुआ इंफॉर्मेशन का, उसको जब हम हायर लेवल पे प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो प्लानिंग पार्ट है, ठीक है, हाउ टू डू इट और हाउ टू व्हाट टू डू इट, दिस इज एक्सप्लेन बाय द मेटा कंपोनेंट। नाउ द नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट, दैट मीन एक्चुअली डूइंग थिंग्स, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने गेन की उसके बेसिस पे अगर हम कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका इम्प्लीकेशन कर रहे हैं, सो दैट इज द परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ठीक है। सो ये 3 टाइप की जो इंटेलिजेंस है, दिस इज द कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। नाउ सेकेंड इज द एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस दैट मीन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी टू सॉल्व नोबल प्रॉब्लम्स, ठीक है। नए सिचुएशंस में न्यू स्टिमुलस के साथ भी वही रिस्पॉन्सेस करना जो हमने अर्लियर सीखा है, ठीक है। तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को जब यूटिलाइज करते हैं प्रेजेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में, सो दिस इज दी एक्सपीरियंशियल और द क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिवली हम उन सारे रिस्पॉन्सेस को डिफरेंट न्यू स्टिमुलस नोबल प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज एन एबिलिटी टू इंटीग्रेट different experiences in an original way to make new discoveries and inventions, ठीक है, and quickly find out what information is crucial in a given situation, ठीक है। तो किसी न्यू नोवेल सिचुएशन में कौन सी प्रीवियस एक्सपीरियंस, कौन सा पास्ट नॉलेज जो है वो यूटिलाइज हो सकता है, कौन सा बेटर है किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। सो दिस इज द एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। नाउ द थर्ड वन इज द कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो कॉन्टेक्चुअल एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे जैसा कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसा इन्वायरमेंट की या सिचुएशन की डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करते हैं। सो द एबिलिटी टू डील विद इन्वायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट की डिमांड है डेली बेसिस पे, उससे आप इफेक्टिवली एनकाउंटर कर पा रहे हो, उससे आप डील कर पा रहे हो। सो दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज contextual intelligence and it may be called street smarter or the business sense, ठीक है। business sense या street smartness भी कहते हैं इसे। and this type of personalities are basically easily adapt to their present environment, select a more favorable environment and modify the environment to fit their needs, ठीक है। ये अपने environment को अपने according change करती हैं, select करती हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे effectively जो है कि अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके और उसमें इफेक्टिवली फिट हो पाए, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो ये थी हमारी ट्रायरकी थ्योरी। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज द पास मॉडल, ठीक है। Next theory in the information processing approach is the past model, ठीक है। कार्बी एंड नीलगिरी ने दिया था ये मॉडल बेसिकली, ठीक है। जेपी दास एंड जैक नीलगिरी Naglieri and Carby, ठीक है। इन्होंने ये मॉडल दिया था इन दी 1964, ठीक है। 1964 में इन्होंने ये मॉडल दिया था। जेपी दास एंड जैक नेग्लिएरी एंड कार्बी,
ठीक है, इन्होंने ये पास मॉडल दिया था, इसमें इन्होंने जो पास है इसको एक्सप्लेन किया था। P दैट्स मीन प्लानिंग, A फॉर अराउजल एंड double S दैट्स मीन साइमल्टेनियसली एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। सो इसके थ्रू इन्होंने पास टर्म यूज किया था। So in the past model, intellectual activity involved the interdependent फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, जैसे कि हमने बात की, फर्स्ट थ्योरी हमारी जो थी वो एक्सप्लेन कर रही थी डिफरेंट 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को। ठीक है, ऐसी जो सेकेंड थ्योरी थी ये कॉग्निटिव प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही थी कि कौन सी कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व होती है हमारे इंटेलिजेंस में। नाउ ये जो थ्योरी है ये न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, कौन कौन से वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द इंटेलिजेंस। ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज इन्वॉल्व द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग of 3 neurological systems called the functional units of brain। ठीक है, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, functional units of the brain। ठीक है, and these units are responsible for, ठीक है, 3 इन्होंने जो टर्म दिया, arousal attention, first is arousal attention, second is simultaneous and successive processing, and the third one is planning। ठीक है, सो थर्ड वन इज एक्सप्लेन द प्लानिंग। सो ये 3 वो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटेलिजेंस के लिए। सो फर्स्ट इज अराउजल एंड अटेंशन। Arousal and attention enable the person to process information, and optimal level of arousal focus our attention to the relevant aspect of a problem, and too much or too little arousal would interfere with attention and attend to stimuli। So definitely arousal और attention point ये explain कर रहा है कि किसी stimulus को receive, किसी information को receive करने के लिए सबसे पहला जो requirement है, necessity है, वो ये है कि हमारा arousal level एक optimal लेवल का रहना चाहिए। ऑप्टिमल लेवल दैट मीन एक एवरेज लेवल। टू मच हाई और टू लिटिल अराउजल इज नॉट गुड फॉर टेकिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेफिनेटली एक एवरेज ऑप्टिमल लेवल का अराउजल बहुत नेसेसरी है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, अटेंशन पे करने के लिए किसी स्टिमुलस पे, और दैट्स वाई जब हम उस स्टिमुलस पे अटेंशन पे करेंगे, हम अराउज्ड होंगे एक ऑप्टिमल लेवल का, तब हम उस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर पाएंगे, आगे फर्दर प्रोसेस कर पाएंगे। सो डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अराउजल एंड अटेंशन एनेबल अ पर्सन टू प्रोसेस information, and optimal level of arousal focuses our attention to the relevant aspect of a problem। किसी problem के relevant aspects पे focus करने के लिए एक optimal level of arousal and attention required है, and too much or too little arousal would interfere with attention and attend to stimuli। Definitely attention के लिए एक optimal level of arousal required है, too much or too little is not good for taking maintaining attention or taking the information। Now the second is simultaneous and successive processing। So separately इन दोनों को understand करते हैं। Simultaneous that mean perceive the relation among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for comprehension। ठीक है, simultaneously that mean सपोज हम जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं उसको हम जो अवेलेबल ऑलरेडी जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पास्ट इंफॉर्मेशन है, जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है, उससे जब हम कोरिलेट करके, उससे लिंक करके, एसोसिएट करके उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज द साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ, मतलब हम प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, पास्ट इंफॉर्मेशन से उसे लिंक कर रहे हैं, और उस बेसिस पे उसे ओवरऑल उसकी मीनिंग हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं इन ओवरऑल वे। ठीक है, सो दिस इज द साइमल्टेनियस, जहां पे हम उसे रिसीव भी कर रहे हैं और मतलब प्रोसेस भी कर रहे हैं प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को, और उसके उस इंफॉर्मेशन को पास्ट इंफॉर्मेशन के साथ लिंक भी करते जा रहे हैं साइमल्टेनियसली। सो दिस इज द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। नाउ द सक्सेसिव प्रोसेसिंग दैट्स मीन रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली सो दैट द रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू द रिकॉल ऑफ अनदर। ठीक है, सो डेफिनेटली जो हम अभी पढ़ेंगे
ऑर्गेनाइजेशन इन मेमोरी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, इन द क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 जब हम मेमोरी कर रहे थे तो वहां पे हमने एक टॉपिक पढ़ाया था ऑर्गेनाइजेशन इन मेमोरी, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन मेमोरी। तो वहां पे हमने अंडरस्टैंड किया था कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो एक हायरार्किकल मॉडल के थ्रू करते हैं। सो डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन हम एनवायरमेंट से रिसीव कर रहे हैं उसे हम एक हायरार्किकल वे में जो उसे सेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने कॉग्निटिव लेवल पे, अपने सिस्टम में। और दैट्स वाई अगर हम एक इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हैं तो उसके से लाइन अप जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सीरियल वे में वो सारी हमें 1 बाय 1 रिमेंबर हो जाएंगे, रिकॉल आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो उसे हमने ऑर्गेनाइज एक सिस्टम में किया है, एक सीरियल वाइज किया है, ठीक है। सो दिस इज दी सक्सेसिव, मतलब एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी उससे लिंक इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें रिकॉल हो जाएगी। दिस इज दी सक्सेसिव मॉडल, ठीक है। So remember all the information serial way में, so that the recall of one leads to recall of another, ठीक है। So ये है हमारी successive processing. Now the planning क्या explain कर रहा है? Allow us to think of the possible course of action, implement them to reach our target and evaluate their effectiveness, ठीक है। So before the solution of the problem, जब हमारे पास सामने कोई behavior होता है या कोई problem होती है तो हम उसको करने से पहले cognitive level पे पहले सोचते हैं all the possible course of actions के बारे में हम सोचेंगे, 1 by 1 सब पे हम जाके देखेंगे कि विच वन इज मोर सुटेबल इन दिस सिचुएशन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या इवेल्युएटिव पॉइंट होगा, अगर हमने ये एक्शन सेलेक्ट किया और ये एक्शन हमने अप्लाई किया तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम आएगा। इसी तरह हम सारे ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं एंड फाइनली वी सेलेक्ट वन, ठीक है, जिसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है इवेल्युएशन करते हैं जब हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव के वे में, और सबसे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज उसके आते हैं, सबसे डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज उसके आते हैं, तो हम उसको पिकअप करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सो डेफिनेटली ये सारी जो चीज है ये प्लानिंग पार्ट में आती है, ठीक है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली अलाउ अस टू थिंक ऑफ दी ऑल द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस, जितने भी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस हो सकते हैं किसी बिहेवियर के लिए, एंड इम्प्लीमेंट देम टू रिच अ टारगेट, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी टारगेट तक पहुंचने के लिए, एंड इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस। डेफिनेटली उसका जो आउटकम हो सकता है, जो भी उसकी इफेक्टिवनेस हो सकती है, उसे हम इवेल्युएट करते हैं। आफ्टर दैट वी सेलेक्ट इट। सो इफ अ प्लान डज नॉट वर्क, इट इज मॉडिफाइड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क और सिचुएशन। और अगर ये इफेक्टिव नहीं रहता, एक सपोज हमने वन कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट किया और उसका जो रिजल्ट आया इफेक्टिवनेस उतनी नहीं थी, डेफिनेटली वी मूव ऑन टू सेकेंड वन, वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, ठीक है। सो दिस इज द प्लानिंग पार्ट, okay. So this is the third important theory in the information processing approach, which is known as PASS model. इसमें definitely ये 3 points है, arousal, attention, simultaneous and successive processing and the planning. So ये जो 3 theories हैं ये आ जाती है हमारी information processing approach के अंदर, ठीक है। So you understand the 2 type of approaches who study the intelligence, the साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। दोनों ही अप्रोच हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 5 थ्योरीज थी साइकोमेट्रिक अप्रोच में और ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में। ओके, आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोरिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस का और किन किन चीजों से कोरिलेशन हो सकता है, ठीक है। So this is all about the information processing approach. Next topic is the what are the factors which influence the intelligence, or you can say the correlation in intelligence, या जो भी factors हैं, ठीक है। So the next is individual differences in intelligence. Individual differences in intelligence. So many studies are here, ठीक है, जो ट्विंस स्टडीज हुई हैं
और भी बहुत सारे जो कि स्टडीज हुई है जिसके बेसिस पे डिफरेंसेस को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया कि व्हाई सम पीपल्स आर मोर इंटेलिजेंट, सम पीपल्स आर लो IQ लेवल के हैं। सो इस चीजों को हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, सो मेनी स्टडीज जो हुई हैं उनके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेटली जब फैक्टर्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 फैक्टर्स, नेचर एंड द नर्चर। डेफिनेटली कुछ जेनेटिक फैक्टर का रोल होता है, जिसे इन स्टडीज से हम प्रूव करते हैं कि जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उसका रोल है। डेफिनेटली नर्चर की जब हम बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर का रोल हम एक्सप्लेन करते हैं। इंटेलिजेंस की जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं इसके पीछे का कॉज क्या है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ कॉजेज हम एक्सप्लेन कर पाते हैं थ्रू दी जेनेटिक फैक्टर, और कुछ को हम लर्निंग फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो सेपरेटेड अर्ली इन चाइल्डहुड, ठीक है, जो ये स्टडीज हुई हैं सो शो कंसिडरेबल सिमिलैरिटीज इन देयर इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर हम बहुत अर्ली चाइल्डहुड में ही ट्विन चिल्ड्रंस को सेपरेट कर देते हैं तो डेफिनेटली उनमें उनके इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी में, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में, पर्सनालिटी में एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज फिर भी देखने को मिलती है। सो ये प्रूव करती है कि जो इंटेलिजेंस है वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, डिटरमाइंड होता है बेसिकली जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। नाउ अडॉप्टेड चिल्ड्रन की जो स्टडी हुई है, चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस इज मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल रादर देन अडॉप्टिंग पेरेंट्स। तो डेफिनेटली जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन है वो उनका भी देखा गया जो IQ लेवल था वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से सिमिलर था, ऑलमोस्ट सिमिलर था, जबकि उनके जो ऐसे अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनके थ्रू मतलब उनके जैसा उनका इंटेलिजेंस नहीं था। नाउ रोल ऑफ इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो एज चिल्ड्रन ग्रो इन एज देयर इंटेलिजेंस लेवल टेंड टू मूव क्लोजर टू दैट ऑफ देयर अडॉप्टेड पेरेंट्स, ठीक है। इसके सपोर्ट में जो स्टडीज की गई है नर्चर के सपोर्ट में वो ये प्रूव करती हैं कि जो अडॉप्टेड चिल्ड्रंस थे उनकी जब स्टडी की गई तो ऑलमोस्ट जब वो अडल्टन्स तक पहुंच रहे थे तो उस लेवल पे उनका जो IQ का लेवल था वो ऑलमोस्ट उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स के इक्विवेलेंट था। नाउ द डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस की बात की, अडॉप्टेड इनटू फैमिलीज विद हायर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस एग्जिबिट अ लार्ज इंक्रीज इन देयर इंटेलिजेंस स्कोर। सो डेफिनेटली अगर जो लोअर अमाउंट के चिल्ड्रंस थे जिनका जेनेटिक फैक्टर उनको लो इंटेलिजेंस जो कि ट्रांसमिट कर रहा था, बट स्टिल अगर वो एक हायर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में अडॉप्टेड किए गए, उनको एक अच्छी अपब्रिंगिंग मिली, एक अच्छा जो है कि एटमॉस्फेयर, एजुकेटेड एटमॉस्फेयर मिला, तो दे डेवलप देयर इंटेलिजेंस। सो दिस स्टडीज ऑल्सो प्रूव द रोल ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर, रोल ऑफ द लर्निंग फैक्टर्स, ठीक है। डेफिनेटली जो इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस होता है वो इन्वायरमेंट फैक्टर से हुआ इस केस में, डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस के केस में। सो डेफिनेटली द स्टडीज, द एक्सपेरिमेंट्स शो दैट कि इंटेलिजेंस इज द इंटरैक्शंस बिटवीन द जेनेटिक फैक्टर एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेचर और नर्चर का एक कॉम्बिनेशन है इंटेलिजेंस। कुछ चीजें हम इनेट जेनेटिक ट्रेट के वे में ट्रांसमिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, और डेफिनेटली उनको डेवलप होने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम उस कैरेक्टरिस्टिक को, इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, नेचर और नर्चर, जेनेटिक एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर बोथ प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द सेक्शन ऑफ द डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है दोनों ही फैक्टर। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। नाउ असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें, कब से स्टार्ट हुआ जो है कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द 1905 एल्फ्रेड बिने, ठीक है, एल्फ्रेड बिने एंड टेडॉर्ड साइमन मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू फॉर्मली मेजर इंटेलिजेंस। स्टार्टिंग में इन्होंने क्लासिफिकेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट इसी से हुआ था कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर पाए हायर इंटेलिजेंस लेवल और लोअर इंटेलिजेंस लेवल को। सो विद दिस पर्पज द बिने एंड द साइमन इन द 1905 डेवलप अ टेस्ट विच इज नोन एज बिने साइमन टेस्ट, ठीक है। उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया इंटेलिजेंस को, और वहीं से फॉर्मल इंटेलिजेंस असेसमेंट स्टार्ट हुआ। और इन दिस सेक्शन आफ्टर दैट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ही मेंटल एज का MA का कॉन्सेप्ट दिया, एंड इज द मेजर ऑफ अ पर्सन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हर और हिज एज ग्रुप। नाउ इसके बाद इन्होंने क्रोनोलॉजिकल एज का भी कॉन्सेप्ट आया, और इसके बेसिस पे IQ की डेफिनेशन स्टर्न ने डेवलप की। सो क्रोनोलॉजिकल एज इज द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, ठीक है। 1908 में MA का कॉन्सेप्ट दिया, जब इसको रिवाइज किया गया, ठीक है। So first intelligence test is given by Binet
वी नीड 1905, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया इन फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। आफ्टर दैट ये रिवाइज हुआ इन दी 1908, इसी साल ये रिवाइज हुआ, और इस रिवीजन में एमए का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। एमए दैट्स मीन मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद इन दी 1912, ठीक है, 1912 में ये कॉन्सेप्ट अगेन जो है कि चेंज हुआ, और जो है कि फिर इसका मॉडिफाई किया गया इसके कॉन्सेप्ट को, और इसे स्टर्न ने किया, विलियम स्टर्न, ठीक है, विलियम स्टर्न ने ये कॉन्सेप्ट को फिर से अगेन रिवाइज किया। And he introduced the concept of IQ. एमए का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। आफ्टर दैट टर्मन जिन्होंने इसका थर्ड रिवीजन किया था, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था एमए का। उसके बाद विलियम स्टर्न ने इसका जो नेक्स्ट रिवीजन किया, उसके बेसिस पे इन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया, एंड इसके बेसिस पे इन्होंने फॉर्मूला दिया आईक्यू इज इक्वल टू एमए अपॉन सीए इंटू 100, ठीक है। सो इन्होंने इस फॉर्मूला आईक्यू का एक्सप्लेन किया, और इसके बेसिस पे आईक्यू मेजरमेंट स्टार्ट हुआ। फॉर्मल इंटेलिजेंस टेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है इन 1905 से 1912 तक। का जो ये डेवलपमेंट था इसके थ्रू इस फील्ड में ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, एंड आफ्टर दैट so many topics are here also, variations in intelligence and other, which we will discuss in the next video. Thank you so much, students.